हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए पीवाईक्यू लेके आई हूँ। सीटेट का पीवाईक्यू है ये, और ये सीडीपी वाला पोर्शन है जिसमें आपको पता होगा कि मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ सीडीपी में, जिसमें कई टॉपिक भी कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम पीवाईक्यू बीच बीच में हम पीवाईक्यू भी करेंगे ताकि हमें पता चले कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी रह गया है, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो छूट रहे हैं जिनको अभी करना है। इसलिए मैं पीवाईक्यू आज लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं इसमें। ये पीवाईक्यू लेटेस्ट पीवाईक्यू है क्योंकि 2024 में ही ये एग्ज़ाम हुआ था। इसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आप इससे पहले वो जो 4 चैप्टर है सीडीपी का नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर की तैयारी उस 4 चैप्टर में हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट देखे होंगे वो क्लास, यहाँ पे जब पीवाईक्यू करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हें आ रहा होगा। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है, कोई खेल प्रतियोगिता है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तनुज, और अपने क्या कर रहा है, दोस्त से कह रहा है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। वो बोल रहा है कि जो भाला फेंकने वाला काम है वो उसमें हिस्सा लेगा तनुज, और उसकी जो बहन है वो किस में लेगी, रस्सी कूदने वाले में, क्योंकि वह क्या है, एक लड़की है। जहाँ पे डिफरेंस किया जाए कि वो लड़की है इसलिए वो ये काम नहीं करेगी, और मैं लड़का हूँ इसलिए मैं ये काम करूँगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ स्टीरियोटाइप होता है, रूढ़िवादी होता है वो चीज़। फिर है, और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। वो कह रहा है कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है, ये स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करता है। आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर 4 वाला ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैं ये पढ़ाई भी हूँ कि ये स्टीरियोटाइप को प्रेजेंट करता है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इससे बस सेंटेंस चेंज करके जब भी बनता है क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है। जब भी आप देखें कि लड़के और लड़की में डिफरेंस किया जा रहा है तो उसका कौन सा आंसर सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। इससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा इसमें आपको पता होगा हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। इसमें बोल रहा है कि जो अपसारी चिंतन है वो किस प्रकार का है और जो अभिसारी चिंतन है वो किस प्रकार का है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें जो प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके कई उत्तर होते हैं, मेनी आंसर्स होते हैं, कई इसमें जो है उत्तर होते हैं। कोई भी चीज़ आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके कई तरीके होते हैं, कई उत्तर होते हैं। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है इसमें, इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी चिंतन। जो अभिसारी चिंतन होता है इसमें केवल एक आंसर होता है, किसी भी प्रॉब्लम का केवल एक समाधान होता है। और जबकि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, कई उत्तर, कई समाधान, एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। मतलब कि इसमें क्या हो गया, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें कई प्रकार के सोच आएंगे। एक शब्दों में कई प्रकार के सोच आएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नोट कर लीजिएगा, कई प्रकार के सोच आएंगे, कई प्रकार के आंसर भी लिख लीजिएगा, वहाँ पे कई प्रकार के तरीके भी लिख लीजिएगा। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है जिसे अभिसारी चिंतन बोलते हैं, इसका केवल एक उपाय होता है, एक उत्तर होता है, एक सोच इसमें होता है। ये डिफरेंस होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में। अब आंसर देते हैं इसमें। अपसारी चिंतन क्या होगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करेगा, और जबकि जो अभिसारी चिंतन है वो क्या करेगा, केवल एक समाधान उसके लिए होगा। मैं बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, समावेशी शिक्षा होता है, इसके बारे में कौन सा आंसर सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो समावेशी शिक्षा है इसमें क्या किया जाता है, समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को एक साथ रख के सिखाया जाता है। बच्चों को एक साथ, सारे बच्चों को एक साथ रख के सिखाया जाता है। कई टीचिंग मेथड ऐड इसमें लगते हैं, और मतलब कि विविधता रखी जाती है। जो क्लासरूम है उसमें विविधता रखा जाता है। उसमें बच्चों, अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है। जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, कुछ डिसेबल बच्चे होंगे, कुछ जो है मीडियम वाले होंगे, कुछ जिनका आईक्यू लेवल कम होगा वो भी स्टूडेंट होंगे। तो सबको एक साथ करके पढ़ाना, सबके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड मतलब उसमें यूज़ करते रहना, लेकिन अलग अलग जो टीचिंग मेथड होंगे वो सारे स्टूडेंट देखेंगे। यही होता है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको समाहित कर लेना, सारे स्टूडेंट को एक साथ करके पढ़ाना। अब आंसर देते हैं इसमें। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। फिर है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। समावेशी कक्षा 3 वाला।
भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर है निश्चित पाठ्यक्रम, ये सही नहीं है जो बोल रहा है, ये तीनों सही लग रहे हैं, ये तीनों सही हैं। निश्चित, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, कहीं भी मतलब कि कुछ भी चीज़ें निश्चित नहीं करनी है पहले से, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी चाहिए, विविधता चाहिए। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही, आपको पता होगा जब मैं पढ़ा रही थी पिछली बार 7 जुलाई की एग्जाम के लिए, तो मैं बोली थी जहाँ पे केवल ही ये सब आ जाए निगेटिव टैग वर्ड होता है और यहाँ पे गलत वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। किसी एक चीज़ से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट या फिर कोई काम पूरा नहीं होता है, तो यही है कि क्या केवल निश्चित पाठचर्या और ये जो होता है मानक मूल्यांकन, इसी के आसपास समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कथन और कारण वाले आए हैं। पहला है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें बोल रहा है जो लर्नर्स होते हैं वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्ट जब करते हैं तो वो उनका जो प्रियर नॉलेज होता है उसके बेस पे करते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर है पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव, यही है, जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि यही होता है। से विद्यार्थियों की जानकारी, यहाँ पे के रहेगा, शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलता है। अब आप जुड़ाव देख लीजिए, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो जोड़ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रियर नॉलेज होता है उससे न्यू नॉलेज को क्या करना है, जोड़ना है। तो सेम टू सेम ही तो दोनों है, मतलब कि क्या कर रहा है, ए जो है वो आर की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। दोनों में बस सेंटेंस चेंज है, बात एक ही कहा जा रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये बाल्यावस्था से आया, चाइल्डहुड वाले एज से, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का जो विकास होता है ये क्या, सार्वभौमिक होता है। इसमें जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था कि बच्चों का जो विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है, ये गलत इसमें बताया गया है। हालांकि मैं खुद इसमें जो है मुझे मतलब ये सही नहीं लग रहा आंसर, क्योंकि जो है हो सकता है कि बाद में जब इस पे किया गया रहा हो, मतलब कि कंप्लेन किया गया रहा हो इस क्वेश्चन के लिए, तो सही ना माना हो आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने इसका आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का कि ए सही है, ये तो सही ही है, और बी वाला बोल रहा है कि गलत है, जबकि बच्चों का विकास जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है किसका, अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का, निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। किससे लगातार कोशिश होगी और बेहतर प्रदर्शन होगा, परफॉर्मेंस जो होगा वो इम्प्रूव्ड होगा, किस ऑप्शन से होगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण नहीं। फिर है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण नहीं, दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। जो इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है यही चाहिए, चाहे वो फेलर हो या फिर सक्सेस हो। आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे अच्छा होता है। अगर कहीं पे भी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा में बात की जाए तो आंतरिक अभिप्रेरणा वाला क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा ही चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। इसे अभी मैं नहीं पढ़ाई हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में है ये सब। चलिए इसमें देखते हैं। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, इसमें मल्टी डायमेंशनल में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का जो विकास है वो क्या होना चाहिए, हर दिशा में होना चाहिए। जैसे खेल कूद में विकास हो रहा है उसका, और नोटबुक वगैरह, मतलब जो क्लास के जो वर्क हैं उसको भी अच्छे से कर पा रहा है। खेल कूद भी में भी अच्छा है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, लोगों से जो इंटरेक्शन वाली चीज़ें, कन्वर्सेशन वाली चीज़ें हैं, बातचीत करने वाली, वो भी अच्छा हो रहा है। मतलब सारे विकास हो रहे हैं, वही है प्रगतिशील शिक्षा। इसमें देखते हैं क्या बोला गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। पहला है, इसका एक प्रमुख सिद्धांत पूछा जा रहा है। पहला, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा नहीं। मानकीकृत जो है परीक्षण है ये सबसे अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग है। फिर है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, एक्टिव ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। फिर है, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं NCERT
2005 वाला पढ़ा रही थी आपको, हालांकि मैं साइंस के लिए वो पढ़ा रही थी, लेकिन उसका जो बेस है वो सारे सब्जेक्ट के लिए होता है। तो उसमें बोला गया था कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्लस एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए, ऑथेंटिक हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हों, ये बोला गया था सब्जेक्ट के लिए। प्लस क्या हो, क्यूरियस हो, मतलब जिसमें उत्साह रहे, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक ऐसा नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। किस डेवलपमेंट में ये आएगा, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। ये किस डेवलपमेंट में आता है आपको पता है। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं बोली थी संज्ञान में आता है। किसी चीज़ को सोचना, समझना, चिंतन करना, तर्क देना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, ये सब किस में आता है, ये सब किससे होता है, दिमाग से होता है, मेंटल से होता है, माइंड से होता है। जो चीज़ें माइंड से होती हैं, जिनमें माइंड लगता है, वो सारी चीज़ें संज्ञान में आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गतिक विकास में फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगा, सामाजिक विकास में इंटरेक्शन वगैरह आ जाएगा, नैतिक विकास में किसी का रिस्पेक्ट करना, जैसे प्रशंसा है, आज्ञादंड है, ये सब चीज़ें जो कोहलबर्ग बताए हैं नैतिक विकास के लिए, वो सब चीज़ें आती हैं। इनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। लेव वाइगोस्की हैं, कोहलबर्ग है, ये देखिए कितना क्वेश्चन इससे बना हुआ है। लेव वाइगोस्की क्या है इनका पर्पस, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों में स्वनियमन जो होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि खुद को क्या करना, खुद को जांचना, मतलब कि खुद को पहचानना। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं खुद को पहचानना, या फिर हम बोल सकते हैं खुद को जानना। ये किसके द्वारा होता है, अभी मैं कल ही नहीं, अभी वो अपलोड नहीं की हूँ मैं वीडियो, हिंदी पेडागोजी में मैं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट वीडियो है वो, जिसमें मैं बताई हूँ कि जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब वो बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को जानने के प्रयास करते हैं। बात मतलब भाषा से सीखते हैं, भाषा से उनके संज्ञान का विकास होता है। जबकि जो पियाजे हैं वो उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं, जब संज्ञान का विकास होता है तब भाषा का विकास होता है। जबकि जो वाइगोत्स्की हैं ये इसका उल्टा बोलते हैं। मैं उसमें डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ पे इतना ही बस बताया जा सकता है। देखिए तो यही है, वो बोलते हैं कि जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो क्या करते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद के बारे में रेगुलेशन करते हैं। और इसको वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है। इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और हिंदी में इसे बोलते हैं निजी भाषा। निजी भाषा भी बोलते हैं कहीं। ये सारे सब टर्म को याद रखिएगा आप, बदल के आता है। निजी भाषा कहीं बोलते हैं, कहीं निज वाक बोलते हैं, निज वाक बोलते हैं, और कहीं इसको मिटा रही हूँ मैं, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और कहीं इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, कहीं इसको ये भी बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। और जबकि जो पियाजे हैं वो इसी बात को क्या बोले हैं, अहम केंद्रित बोले हैं, अहम केंद्रित वाक, जिसे ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला जाता है। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से पूछा गया है तो निजी वाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, जिसमें क्या खुद को पहचानते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से यही वही है अभिकथन कारण वाला। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। जिसमें नियम कानून वो सोचते हैं कि ये बदले जा सकते हैं। आपको पता होगा कि जो दवा चुराने वाला एक क्वेश्चन है कि वो क्या करती है, दवा चुरा लेती है, वो क्या कहती है कि नहीं ये नैतिकता के खिलाफ है। फिर ऐसे क्वेश्चन है, मैं करवाई हूँ उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग वाले में। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ये सेकंड वाला जो है ये तो सही ही है, और जो फर्स्ट वाला है ये भी सही है, दोनों सही हैं। ये बोले हैं कि ये क्रमिक चरणों में होता है। मैं सारे चरणों को पढ़ाई हूँ, जैसे कि क्या होता है, पहले प्री कन्वेंशनल होता है, पूर्व परंपरागत हिंदी में कहते हैं। फिर कन्वेंशनल होता है, आपको पता होगा कन्वेंशनल को क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। और फिर पोस्ट कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है जिसे पश्च परंपरागत कहते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं, एक तो होता है आज्ञादंड, सब कुछ नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे, आज्ञादंड हो गया, और दूसरा होता है यहाँ पे ईगोसेंट्रिक। और यहाँ पे होता है पहला प्रशंसा आ जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बनता है, प्रशंसा होता है। और दूसरा होता है सामाजिक अनुरूपता, और यहाँ पे विवेक की अवस्था और सामाजिक अनुबंध। ये दो मतलब कि तीन चरणों में पहले बांट दिया, फिर उनमें 2 पार्ट ऐसे किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ये दोनों पार्ट जो है वो क्या है, सही है।
ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये चरणों में होता है, इसीलिए ऐसी जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर आ रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से आया हुआ है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अभी इसे नहीं पढ़ाई हूँ मैं, आगे पढ़ाऊंगी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आप मान के चलिए मैं 4 चैप्टर सीडीपी में पढ़ाई हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ाई हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के जितना मैं पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसमें जो है मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपका है, इसमें से केवल उसी 4 चैप्टर से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसी से आ जा रहे हैं। बहुत कम टॉपिक ऐसा मिल रहा है जो उसमें कवर ना हुआ हो, क्योंकि अभी 4 ही चैप्टर पढ़ाया गया है। फिर है हार्वर्ड गार्डनर के इस बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के मेल का प्रतिनिधित्व करता है। जो हार्वर्ड गार्डनर है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कहते हैं। जैसे थोड़ा सा बता दूं मैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है, ये मान लीजिए कई बच्चे हैं सेंटर में हैं, किसी के पास स्थान की ज़्यादा बुद्धि होगी, किसी के पास मैथ की ज़्यादा बुद्धि होगी, किसी के पास साइंस की ज़्यादा बुद्धि होगी, कि कोई अच्छा गायक होगा, तो ये अलग अलग इंटेलिजेंस होता है। कोई अच्छा संगीत वाला होगा, कोई अच्छा गायक होगा, कोई इंटरपर्सनल होगा, कोई इंट्रापर्सनल होगा। तो यही बोलते हैं कि लेकिन सबके लिए जो इंटेलिजेंस होगा वो अलग अलग होगा। यही बोले हैं हार्वर्ड गार्डनर की अलग अलग बुद्धि, अलग अलग इंटेलिजेंस वाले अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कौशल को धारण करते हैं, ऐसा बोला है हार्वर्ड गार्डनर ने। बाकी मैं जब इस टॉपिक को करवाऊंगी डिटेल में करवाऊंगी। अंतर्वैयक्तिक जिसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। अंतर्वैयक्तिक एक होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल जो है, इसका मतलब होता है खुद को जानना, खुद को जानना मतलब कि अपने बारे में ही जानना। सेल्फ रेगुलेशन होता है, इसका अर्थ मतलब कि खुद में ही जो लोग दूसरों को नहीं समझते, खुद को ही समझते, खुद के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत कम करते हैं, वो होते हैं शांत रहने वाले लोग, अपने बारे में सोचने वाले लोग, इंट्रापर्सनल होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सा सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरों को बोला गया, जबकि इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद को समझना। तार्किक गणितीय, जब तार्किक और गणितीय होगा, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल होगा, तो उसे गणित आएगी ना, कि नृत्य आएगा नहीं। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, बिल्कुल सही है। जो लोग गाना गाते हैं, जिनके अंदर जो है म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या करते हैं, वो डांस भी कर लेते हैं, वो अलग अलग गाने के अपने हिसाब से बना भी लेते हैं, गानों को प्रदर्शन भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। स्थानिक वालों को स्थान का ज्ञान होगा, वातावरण की सराहना करने का नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, अधिगम होता है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। अधिगम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है, ये तो सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ इसमें पियाजे में। स्कीमा का मतलब होता है कि सोच समझ बुद्धि, इन सब का क्या होता है, एक समूह होता है, जिसे पैकेट बोला जा सकता है। यही होता है स्कीमा, एक प्रकार का थॉट होता है वो। फिर है पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देखते हैं, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से, सही है। जो पहले से हम धारण किए रहते हैं थॉट, उसी से जुड़ता है। फिर है अधिगम सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है, ये वाइगोत्स्की बोले हैं, बिल्कुल सही है कि सोशल एक्शन के द्वारा ये होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है, नहीं। लर्निंग जो है वो प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है, ये प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 4 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यही सही पूछा गया है, तो यही सही होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाई, ठीक है। समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ये समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया, उसको आप सॉल्व कर लिए। कोई आपके सामने दुविधा है, उसको आप क्या कर लिए, दूर कर लिए, तो यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, इसको किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है, अपसारी चिंतन के द्वारा, निष्क्रिय अनुसरण के द्वारा, कि कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, या फिर 4th वाला है प्रतिक्रिया सेट के द्वारा। तो इसमें अपसारी चिंतन जो भी मैं बताई थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्या होता है, कई तरीके होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा जहाँ पे लगे, ये क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस आप जैसे कोहलबर्ग के बारे में कुछ बता रही हूँ, आपको जो नहीं पता है आप ऐसे कोहलबर्ग हेडिंग डालिए, और उसके इनके बारे में जो भी ना पता हो, यहाँ पे पॉइंट 1, 2 करके शॉर्ट में एकदम नोट कर लीजिए। जैसे अभिसारी चिंतन बताई, तो ऐसे आप कर लेते, अपसारी चिंतन कर लेते, यहाँ पे अभिसारी चिंतन कर लेते, ऐसे करते नोट कर लेते छोटा छोटा।
ताकि बाद में होता नहीं है कोई काम एकदम सॉलिड तरीके से करिए, ये ना हो कि फिर बाद में वही चीज़ें देखनी हो। एक बार वीडियो देखिए अच्छे से, उसका नोट बना लीजिए, ये ना हो कि आपको एग्ज़ाम के डेट तक घूम घूम के वीडियो ही ढूंढना पड़े, तो ये बात गलत होती है। और ख़ुद का नोट्स ज़रूर बनाइए जिसको आप एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले रिवाइज करके जाइए। वो जो नोट्स होता है वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, ये नहीं कि बड़े बड़े आपको सेंटेंस उतार लेने, नहीं, आपको समझने के लिए एक जो कीवर्ड होता है यही काफ़ी होता है। ऐसे आप कोई भी हेडिंग डालिए, ऐसे ऐसे करके नोट कर लिया करिए, 1 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द 3 शब्द में, इससे बड़ा नहीं। आप देखेंगे आपका 15 से 20 पेज में ऐसा नोट्स तैयार होगा ना, किसी भी पैड बैच में वैसा नोट्स नहीं मिलेगा जो आप, क्योंकि उसमें आप वो नोट करेंगे जो आपको नहीं आता, जो आपको याद हो चुका है उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लगे कि आप भूल सकते हैं उसी को बस नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? अभी मैं बोली थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ये बताइए इसमें क्या बोली थी मैं? ईगोसेंट्रिक इसी में तो बताई थी, जिसे बोलते हैं हिंदी में आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हैं इसे। सेल्फ सेंटर्ड या ईगोसेंट्रिक इसी को बोल सकते हैं, मतलब कि जिसमें बच्चा खुद पे ध्यान दे, खुद पे ही ध्यान दे, दूसरों को इग्नोर करे। तो ये किस में होता है? पहले में आज्ञा दंड आता है, और फिर पहले में 2 चरण होते हैं ना, आज्ञा दंड आ गया, फिर क्या हो गया? ईगोसेंट्रिक हो गया। अब दूसरे वाले में क्या हो गया? दूसरे वाले में हो गया आपका ये प्रशंसा, और यहाँ पे सामाजिक अनुरूपता हो गया। तीसरे वाले में फिर 2 चरण होंगे, यहाँ पे सामाजिक अनुबंध हो गया, यहाँ पे अनुरूपता है, यहाँ पे अनुबंध है, याद रखिएगा इसको, इसमें मैं डिफरेंस बताई हूँ, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। और फिर है लास्ट वाले में, यहाँ पे क्या होता है? विवेक की अवस्था। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, अपना ही लाभ देखते हैं, मतलब खुद को ही देखते हैं। ये क्या है? पहले स्तर के पहले चरण में नहीं, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, मैं बता चुकी हूँ इससे, पहले स्तर के दूसरे चरण में। और देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है, इस चीज़ को समझिए, आप रोक की वीडियो समझिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है, जो वंचित वर्ग से विद्यार्थी आते हैं उनके समावेशन के लिए, वंचित वर्ग से जो विद्यार्थी होते हैं उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो सेंसिटाइजेशन है और अवेयरनेस है, इनको क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 वाला ही इसमें सही हो गया। अब 2nd 3rd वाला 4th वाला देखते हैं गलत क्यों है। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करना गलत है। रूढ़ियों को कभी भी, स्टीरियोटाइप को हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना है। सामाजिक संबद्धता के आधार पर अलगाव, हमें अलगाव, अलग थलग नहीं करना है, बच्चों को अलगाव नहीं करना है, आइसोलेशन नहीं करना है। फिर है समान क्षमताओं के आधार पर, फिर यहाँ पे भी आइसोलेशन की बात हो रही है, गलत है ये सब। ऑप्शन नंबर 1 वाला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता है, जो फीडबैक दिया जाता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? देखते हैं इसमें ऑप्शन। यह केवल गलत है, केवल कार्य के अंत में नहीं देना चाहिए। जब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप देंगे। जैसे मान लीजिए पूरे साल भर आप पढ़ाई, फिर एग्जाम लिए, फिर प्रतिपुष्टि दे दिए, कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। हाँ, इसीलिए तो हमारे यहाँ 3 मंथ पे, कभी 6 मंथ पे एनुअल एग्ज़ाम फिर लास्ट में आता है। इसीलिए होता है कि बीच में आपको पता चलता रहे कि जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब सही जा रहा है या फिर ऐसे ही पढ़ाते चले जा रहे हैं। यह व्यापक और सामान्य होती है। फिर है यह केवल प्रमाणों पर, फिर केवल आया, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही है। ये टाइमली होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो गया। फिर है इसमें मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, देखिए वो भी उसी चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, जो इन्फेंसी वाले बच्चे होते हैं उनमें आपको मैं बोली थी कि 2 डेवलपमेंट होता है। एक तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत होता है जिसे प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं, और दूसरा होता है सिर पदाभिमुख, जिसे क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। और इसमें मैं बोली थी, ट्रिक बताई थी कि याद इसको कैसे करना है। इसे हिंदी में बोलते हैं सिर पदाभिमुख, जैसे सिर से पैर की तरफ, सिर पदाभिमुख, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लेकिन इंग्लिश में जो सिफेलोकॉर्डल है, कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है सिफेलोकॉर्डल, तो इसमें मैं बोली थी कि यस से शुरू हुआ है और पी से ई है, तो यस से आप सिर रख लीजिए और पी से आप पैर रख लीजिए, मतलब कि सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, पहले हेड बनेगा, फिर इसके बाद जो विकास होगा वो होता है सिफेलोकॉर्डल।
और यहाँ पे इसका अपोजिट पूछा गया है, प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा गया है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होगा, ये पूरा बॉडी है, यहाँ पे सेंटर से बाहर की तरफ विकास होता है। मतलब कि पहले जो अंग होते हैं वो हाथ पैर की तुलना में क्या होते हैं, ये जो अंग होते हैं ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस ऑप्शन में है। समीपस्थ, इसे कहते हैं समीपस्थ, मतलब पहले समीप का विकास होगा, बाद में जो दूर के होंगे उनका विकास होगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, जो अंग होते हैं वो हाथों पैर की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसका विकास पहले हो रहा है, हाथ पैर इधर तो हो गए ना, तो समीप वाला विकास पहले हो रहा है, दूर वाला विकास बाद में हो रहा है। नाम भी इसका ऐसे ही है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। और विकास सिर से पाँव तक होता है, सिफेलोकॉर्डल में होता है, जिसे सिर पदाभिमुख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। जो विद्यालयी स्कूल करिकुलम होता है इसको क्या करना चाहिए, रीजनेबल स्पेस और वैल्यू देना चाहिए किसके, लर्नर्स के कल्चर को और नॉलेज को। फिर विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन नहीं पढ़ाई हूँ अभी मैं। निम्नलिखित में से किससे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है? इसमें से कौन सा है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है? चलिए देखते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन नहीं। फिर है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसको हम बीच बीच में आकलन करते हैं, बीच बीच में जानते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसमें बीच में मैं जान ली कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ये फॉर्मेटिव होता है। एक होता है समेटिव। समेटिव का मतलब आप सम से लगा लीजिए, सम का मतलब ओवरऑल लास्ट में जो असेसमेंट होता है, आकलन होता है, उसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम, हमारा जो एनुअल एग्ज़ाम होता है ये क्या होता है, समेटिव। सम मतलब कि सब कुछ जोड़ के लास्ट में हो, ये होता है समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब क्लास के बीच बीच में हो। फिर है छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन। और फिर है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। इसमें कौन सा है, मूल्यांकन नहीं है। ये देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि इसमें नहीं, गलत वाला पूछा जा रहा है, सही वाला नहीं पूछा जा रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा कि कभी भी तुलना करने के लिए, अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए बच्चों के असेसमेंट नहीं होता। जहाँ भी ये पर्पस दिखे आप काट दीजिएगा और गलत वाला पूछा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्या है, मैं बता चुकी हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, क्लास के दौरान किया गया मूल्यांकन। ये क्लास में पढ़ाते पढ़ाते किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, यहाँ पे लिखा है ना, गलत अवधारणाओं को पहचान करने के लिए। मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपको गलत ना सीख ले, इसीलिए मैं बीच बीच में क्या कर रही हूँ, आकलन कर रही हूँ। तो वही है, गलत धारणाओं को पहचान करने के लिए और एक नई धारणा को बनाने के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही है। अब आपको जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, आप वीडियो रोकिए। इसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन है ना, मैं ये वाला बोलती हूँ गलत है, ये वाला गलत है, ये सही नहीं है। तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन जानना चाहते हैं तो ये पॉइंट इसके लिए सही है। तो आप ऐसे समझिए कि रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में ये पॉइंट सही है, कभी हो सकता है सही वाला पूछ ले, ऐसे आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है। वहीं अफेजिया पूछा जाता है, मैं हिंदी पेडागोजी में बताई हूँ, आज शाम को अपलोड करूँगी इसको। अफेजिया जो होता है इसमें क्या होता है, भाषा संबंधी दिक्कतें होती हैं, भाषा को जैसे सुन के अच्छे से समझने में दिक्कतें होती हैं। और डिसलेक्सिया में पढ़ने से होती हैं। डिसग्राफिया अगर रहे, ग्राफिया रहे, ग्राफ पे क्या करते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, ग्राफ पे लिखते हैं, मतलब कि लिखने से संबंधित है। वहीं कैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया, तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन से होगा। फोनोलॉजिकल कहीं दे दे तो फ़ोन का मतलब आपको पता होगा साउंड से होता है, तो साउंड तो सुनने में दिक्कत होगी। इसमें देखते हैं क्या है, रचनात्मक समस्या समाधान में दिक्कतें होंगी या फिर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए कोई पढ़ने से ज़्यादा नहीं दिया गया, तो इसको हम सेकंड ऑप्शन को ही लेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं दिया। हालांकि ये पूरी तरह से ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में कोई भी सही ऑप्शन दिया ही नहीं है कि डायरेक्ट दिया हो पढ़ने से संबंधित। तो इसमें हम ले लेंगे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ध्वन्यात्मक मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं उच्चारण कर रही हूँ, उच्चारण का अर्थ ले लिया गया है यहाँ पे। उच्चारण कर रही हूँ, मैं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, ये होता है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। यही ले लिया गया है पढ़ने से।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। जो स्टूडेंट्स एबिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, गहराई रूप से मापेंगे। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा है जो क्या होंगे वे प्रश्न जो सरल परिभाषा के लिए पूछे जाए। परिभाषा के लिए पूछना ये कोई गहराई नहीं है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें छात्र अपने बारे में बताएगा, व्यक्तिगत राय पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। केवल उदाहरणों के लिए नहीं पूछना, सारांश के लिए नहीं पूछना। फिर है इम्पेयरमेंट जो होता है, बाधिता जो है, ये क्या है, एक जैविक क्रिया है। जबकि जो अक्षमता है, इसको आपको पता होगा कि अगर डिसेबिलिटी है तो आपको किस में दिक्कत होगी, आपको फंक्शन में दिक्कत होगी, कुछ करने में दिक्कत होगी। तो ये क्या है, ये फंक्शनल है। डिसेबिलिटी जो है ये क्या है, ये फंक्शनल है। तो जिसमें कार्यात्मक लास्ट में है, मान लीजिए आप बाधिता नहीं समझ पा रहे हैं तो जिसमें कार्यात्मक लास्ट में है तब भी आप आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान, ये क्वेश्चन मैं पढ़ाई हूँ हूबहू। कौन सा कथन, थोड़ा सा बस सेंटेंस चेंज हुआ है, बाकी अर्थ वही निकलता है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पढ़ाई हूँ। कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान मतलब होता है कॉग्निशन, और जो इमोशन होता है संवेग जिसे भी बोल सकते हैं। कहीं भावना दिया है तो हो सकता है कहीं आपको संवेग दिया रहे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसे इमोशन बोलते हैं। इसके बीच सही संबंध क्या है, मैं पढ़ा रही थी जब तो मैं बोली थी ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, या फिर इंटर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर इनमें इंट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं। अगर कहीं भी दिया जाए स्वतंत्र है, इसमें मतलब नहीं है दोनों में, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि संवेग का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, ज्ञान से होता है, या संज्ञान से। ज्ञान को ही संज्ञान बोला जाता है। संज्ञान से होता है संवेग का रिलेशन। संवेग संज्ञान को जो है सीखने की प्रोसेस को बहुत बुरी मतलब होता नहीं है, बहुत अच्छे भी तरीके से, बुरे भी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। ये ऑप्शन नंबर क्या इसमें सही हो जाएगा। दोनों स्वतंत्र हैं, नहीं, दोनों स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है ये। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लास इज़ फैसिलिटेड। जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित किया जा सकता है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसे ये भी बोल सकते हैं। पहला होता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को, अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो हमारे सामने क्या हो, ना दिखे, जो हमारे सामने ना दिखे, केवल क्या हो, सोच विचार में हो, दिखे ना दिखे, वो होता है अमूर्त। अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही है। जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके लिए हमें ठोस एग्जाम्पल को लाना ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा भाषा विकास, इससे ज़्यादा संसाधित होगा। अब और ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है वो। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, नहीं, मूर्त वस्तुएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा जो मदर टंग है इसको अवहेलना करना, आज मैं हिंदी पेडागोजी में पढ़ाई हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसको साथ साथ में लेके चलना है, कनेक्ट करवाना है इसको न्यू लैंग्वेज से। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, जो फ्लेक्सिबल रहना है, क्लासरूम को फ्लेक्सिबल रखना है, और क्या होना चाहिए, इसको चाइल्ड सेंटर्ड रखना है, अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं चलाने की कोशिश करनी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आपको पता है जो मोटिवेशन अभी नहीं पढ़ाई हूँ इसी में, ये इंट्रिंसिक भी होता है और क्या होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है कि बाहरी अभिप्रेरणा जो कि अच्छा नहीं होता है, हम इसमें अपने मोटिवेट होकर कोई काम नहीं करते, किसी और को दिखाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, गिफ्ट पाने के लिए करते हैं। जबकि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है ये सकारात्मक रूप से लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ये पॉजिटिव लिया जाता है। और ये क्या होता है, जो आंतरिक प्रेरणा होता है ये अच्छा होता है, इसे अच्छा माना जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे को हम मोटिवेशन दे रहे हैं वो आंतरिक होना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें देखते हैं इसका इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है इसका सही वर्णन कौन सा कर रहा है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नहीं, ये मैं बोल रही थी कि ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए जो टास्क किया जा रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और वो अच्छा है क्योंकि हम इसमें खुद की खुशी के लिए, अभी मैं तत्काल बताई हूँ कि हम खुद के लिए कुछ करते हैं, हम खुद की खुशी के लिए करते हैं, इसलिए ये क्या है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। फिर है विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, ये पढ़ा चुके हूँ मैं स्कैफोल्डिंग।
अब आप देखिएगा, ढूंढिएगा कि इसका फोल्डिंग दिया किसने है और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ मैं बता दे रही हूँ, बस आप ये ढूंढना कि इसका फोल्डिंग किसने दिया है। इसका फोल्डिंग को हम पढ़ या ढांचा भी बोलते हैं। आप देखिएगा किसने दिया है। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन देती हूँ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी आप किया करिए, क्योंकि उसमें आज मैं वस्तु अस्थायित्व वाला दी हूँ क्वेश्चन कि किस स्टेज में होता है। इसका फोल्डिंग वाला भी बनाऊंगी तो उसमें जो टर्म होते हैं, टफ वाले टर्म होते हैं, वही मैं बनाती हूँ और जो पढ़ा चुकी होती हूँ। इसमें है, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। इसे बोला जाता है इंग्लिश में इसका फोल्डिंग और हिंदी में बोला जाता है आलम्बन। अब देखिए, इसको मैं बता देती हूँ है क्या इसका फोल्डिंग। मान लीजिए, उसमें तो बताई हूँ, फिर एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोई वर्क है, कोई टास्क है, उसको क्या कर रहा है, अकेले नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसका कुछ पोर्शन कर ले रहा है, अकेले नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको हेल्प दिए, वो क्या कर लिया, उस टास्क को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पूरा कर पा रहा है। तो वही जो हेल्प करना, सहारा देना और उसे संकेत देना, इशारे देना, मतलब कि उसे थोड़ा सा सहारा दे दिए आप, फिर वो कर लिया, वही सहारा देना क्या हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया। देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, इसमें भी दिया जा रहा है। संकेत इशारे भी इसका फोल्डिंग होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं बच्चों के। फिर है प्रश्न, प्रश्न भी हेल्प करते हैं। और आधा किया हुआ उदाहरण, आधा आप कर दिए, आधा वो कर लेगा, रट कर दोहराओ, ये गलत है। ABCD ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ABCD। इसको वीडियो रोक के आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ऐसे आप फ्लो में देख के चले जाएंगे और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, आपको अभी लगेगा कहाँ गया, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक एकदम क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट। फिर है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास क्या है। समीप दूराभिमुख है। पहले जो छोटे होते हैं, जो मतलब छोटे वर्क होते हैं, वो क्या होते हैं, बाद में होते हैं। फाइन मोटर स्किल बाद में होता है। जो ग्रॉस मोटर, नोट कर लीजिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फर्स्ट लिख लीजिएगा ऐसे, इसके बाद लिख लीजिएगा जो फाइन मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल बाद में होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको ना समझ में आए तो, ये मान लीजिए कोई बेबी है छोटा सा, क्या जब बच्चे छोटे से एकदम छोटे होते हैं तो वो लिख पाते हैं, लिखने का ही ले लीजिए आप, लिख पाते हैं, नहीं, लिख भी नहीं पाते। कुछ चीज़ को पकड़ पाते हैं, नहीं, पकड़ भी नहीं पाते, अपनी मुट्ठी से कुछ भी चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। अगर आप ज़बरदस्ती पकड़ा दिए तो एकदम कस के पकड़े रहेंगे, पकड़ नहीं पाते, खुद से लिख नहीं पाते। तो ये क्या है, पकड़ना और लिखना, ये क्या है, ये फाइन मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं जिसमें ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होता, वो फाइन मोटर स्किल होता है। वहीं अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या अपना सिर घुमा लेगा, सिर घुमाने की बात, इसमें फिजिकल जो वर्क है वो ज़्यादा हो रहा है। सिर घुमा लेगा, हाँ घुमा लेगा, इधर उधर देखिए, सिर करके देखते हैं, तो ये काम हो जाएगा। ये किस स्किल में है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, जिससे, एक मिनट, ये ग्रॉस मोटर स्किल में है, जिसे बोलते हैं स्थूल, हिंदी में बोलते हैं स्थूल। बड़े काम हम बोल सकते हैं, बड़े काम। तो जो बड़े काम होंगे, जो ग्रॉस मोटर स्किल होंगे, जो स्थूल वर्क होंगे, वो क्या करेगा, वो पहले कर लेगा। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल होंगे, जैसे लिखना है, पकड़ना है, कुछ सिलना है, ये सब छोटे काम होते हैं, इसमें पकड़ जो होती है इसमें बाद में आता है। तो ये फाइन मोटर स्किल बाद में, ग्रॉस मोटर स्किल पहले। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें क्या हो जाएगा, समीप दूराभिमुख, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो समीप मतलब कि जो पास के वर्क होते हैं वो जल्दी करता है, जो दूर के वर्क होते हैं वो लेट में करता है। फिर है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को, चारों में अवस्थाएं इनकी जीन पियाजे की बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ। आप सभी पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन उससे प्लेलिस्ट बना है, 10 से 15 क्वेश्चन उससे आपका क्लियर हो जाएगा, केवल उन 4 चैप्टर में, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में उसको पढ़ा चुकी हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मैं चारों अवस्थाओं में बोली थी कि इसमें क्या होता है। आप देखिए, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। यहाँ पे होता है वस्तु अस्थायित्व आता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, और एक तो वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। दूसरे संख्याओं का जो ज्ञान होता है यहीं से शुरुआत होता है, हो नहीं जाता, वो यहीं से शुरुआत होता है। और रिफ्लेक्स जो एक्शन होते हैं वो भी इसी में होता है, जैसे अंगूठा चूसना। फिर आता है आपका ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, विकेंद्रण का ज्ञान नहीं होता, डिसेंटरिंग का ज्ञान नहीं होता, कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं होता है, और जो इंद्रियों के माध्यम से वर्क होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, पहली वाली अवस्था में। और जो वस्तु अस्थायित्व है ये भी सेंसरी मोटर में होता है, पर ये परिकल्पना वाली चीज़ है, ये अमूर्त संक्रियात्मक में होता है, जो लास्ट वाला है।
और अमूर्त नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। कल्पना वाली चीज़ें औपचारिक संक्रियात्मक में, अमूर्त ही उसे बोला जाता है, क्योंकि पूर्व मूर्त आता है, फिर मूर्त आता है, फिर अमूर्त भी बोला जाता है, उसे ही औपचारिक संक्रियात्मक भी बोला जाता है, उसे फॉर्मल ऑपरेशन भी बोला जाता है। और जो कंजर्वेशन वाला गुण है वो भी पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आता। तो यही दोनों में डिफरेंस है। जो पूर्व संक्रियात्मक है इसमें कंजर्वेशन का गुण नहीं आता, और जबकि जैसे ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करेगा, तुरंत उसे क्या हो जाएगा, ये विकेंद्रण का जो ज्ञान है वो हो जाएगा। कंजर्वेशन का ज्ञान संरक्षण भी से बोला जाता है, संरक्षण का जो ज्ञान है ये भी हो जाएगा। पलटावी गुण ये भी आ जाएगा। विकेंद्रण का मतलब यही होता है पलटावी गुण। जैसे मैं एग्जांपल भी बताई थी, 2 ग्लास में वाटर, इसी ग्लास का वाटर इसमें डाले रहेंगे, तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा तो बोलेगा ये ग्लास बड़ा है, इसलिए वो बोल देगा कि इसमें पानी ज़्यादा है। जब जैसे ही वो मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचेगा, मतलब कंक्रीट ऑपरेशन में, तो वो बोल देगा नहीं इसी ग्लास का पानी है, ये सेम टू सेम है, इसका जो मात्रा है वो इक्वल है, तो हो जाएगा सेकेंड वाला। आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है, रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। फिर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। मैं पढ़ाई थी तो मैं बताई थी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसमें मैं बताई थी जीववाद होता है। जीववाद, वो रस्सी को ऐसी बोल रही है कि जैसे कोई क्या हो, कोई जीव हो, कोई मनुष्य हो, कोई ह्यूमन हो। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का गुण होता है, जिसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। ये गुण किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। देखिए नाम भी कहीं कहीं चेंज रहता है, इसलिए इंग्लिश वाला भी देख लिया करिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि वो निर्जीव चीज़ को सजीव समझ के ऐसे बात कर रही है जैसे किसी मनुष्य ने रोका हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव्स में ये क्या है, व्यूज़ ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। जो ये सोशियो कल्चरल वाले संरचना वाला, मतलब सोशियो कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक नहीं है यहाँ पे, सोशियो और कंस्ट्रक्ट वाला है। विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान पर नहीं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमें यही मान के चलना, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। लर्नर्स जो होते हैं एक्टिवली जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, नॉलेज को। जो लर्नर होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, यही हमें मान के चलना है। व्याख्यान वगैरह ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, दोहराव भी ये भी, और निष्क्रिय आपको तो पता ही है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो भी आप बताया करिए, क्योंकि आपको पता है कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें लगता है कि पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, आपको अब तक जो बातें मैं बता रही हूँ ये समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, कुछ पता नहीं चल पाता है। इसलिए आप सभी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हिंदी पेडागोजी की क्लास आज शाम से स्टार्ट होगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, प्लस साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। और मैथ की क्लास मैं उससे प्रीवियस ईयर से करवा दूँगी, जैसे कि एक क्वेश्चन उठाई उसमें जो भी मेथड, जो भी उससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ बता दूँगी। लेकिन अभी CDP और मैथ की भी कुछ क्लासें हुई हैं, साइंस और ये जो हिंदी पेडागोजी है पेपर 1 के लिए ये स्टार्ट हो गया है, आज शाम से मैं अपलोड कर दूंगी। EVS के लिए देखिए मैं कल बताई थी कि जो NCERT 3rd की NCERT है वो क्या हुआ है, चेंज हो गया है। EVS के लिए 3rd की NCERT चेंज हुई है, जिसको मैं 4 वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। उसे मैं अभी बना रही हूँ, कल से अपलोड उसको भी करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।